गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी कि मेजरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है। एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक देख ली। अब आज हम स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट देखेंगे, यानी मेजरमेंट्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट किसे कहते हैं? किसी भी मेजरमेंट यूनिट को एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देना, उसी को हम स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। A physical representation of a unit of measurement is called standard of measurement. A piece of equipment that has known measure of physical quantity is said to be standard. हम स्टैंडर्ड किसे कहेंगे? जो भी आपका इक्विपमेंट है, किसी इक्विपमेंट को पहले से ही एक रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड मिला हो, पहले से ही एक रिकॉग्नाइज फिजिकल क्वांटिटी हो जो कंपैरिजन के काम आ सकती है मेजरमेंट में, तो उसे ही हम स्टैंडर्ड कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल पे तौर पे, जैसे कि आपका जो भी इंटरनेशनली सिस्टम ऐसा यूनिट है, जैसे आपके कुछ यूनिट्स आती है, जैसे ऐसा यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है, एनकेएस यूनिट होती है। तो उसके अंदर ऐसा यूनिट के अंदर जो भी आपका वजन यानी कि वेट की फंडामेंटल यूनिट क्या है? आपकी किलोग्राम। जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में यानी कहीं पे भी चले जाओ तो किलोग्राम की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती है। किलोग्राम क्या है कि एक फंडामेंटल यूनिट है मास की, जिसे हम डिफाइन करते हैं कि एक डेसीमीटर के वाटर में, यानी एक डेसीमीटर का वाटर होता है। एक डेसीमीटर का मतलब है आपका एक कंटेनर में एक वाटर ले रखा है, तो उसकी जो भी आपकी डेंसिटी है या फिर जो भी आपकी वॉल्यूम है जो उसका, वो एक डेसीमीटर का है, एक क्यूबिक डेसीमीटर का है, और उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो उसका जो मास है उसे हम एक किलोग्राम कहते हैं। तो एक ये फंडामेंटल यूनिट है किलोग्राम। अब जैसे मटेरियल का कोई स्टैंडर्ड होता है किलोग्राम के लिए, तो किलोग्राम में क्या कंसिस्ट होता है? किलोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इरिडियम येलो सिलेंडर प्रिजर्व्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एट सर्व्स, पेरिस। हमें जहाँ ये जो आपका इंटरनेशनल ब्यूरो है, जहाँ पे ये वेट का यानी सारे के सारे जितने भी आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपके मेजरिंग यूनिट है, वो सब के सब कंजर्व करके रखी है। कहाँ पे? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। कहाँ पे है ये? पेरिस के अंदर। नाउ इसके कुछ क्लासिफिकेशन होंगे। हमारे पास 4 तरह के क्लासिफिकेशन आते हैं स्टैंडर्ड्स के। एक आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, एक आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, एक आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, और लास्ट होता है हमारा वर्किंग स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो मेजरमेंट का क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट में क्लासिफिकेशन कैसे होता है स्टैंडर्ड का? उनकी फंक्शनलिटी पे और उनका जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है उसके ऊपर। तो उसके बिहाफ पे हमारी चार क्लासिफिकेशन होती है स्टैंडर्ड की। एक इंटरनेशनल, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक वर्किंग। इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, वो थोड़े एक्स्ट्रा है जो हम इसी चैप्टर में देखेंगे। नाउ व्हाट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपका एक एग्रीमेंट है किसके किसके बीच में? दुनिया के सभी देशों के बीच में, कि ये स्टैंडर्ड जो हमने डिसाइड किए हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेंगे। तो ये सब कहाँ प्रिजर्व है? ये सब आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में आपके प्रिजर्व है। तो जब भी जैसे हमारे कोई कंपैरिजन, जैसे कुछ नया वेट में बन रहा है, फिर आपका वॉल्यूम हो गया, फिर आपका मास हो गया, फिर आपकी डेंसिटी हो गई, तो ये सब जो मेजरमेंट है जो इंटरनेशनली प्रूव्ड है, तो उनको अगर नए तरीके से एक बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में जो आपके प्रिजर्व्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो उनके साथ एक कंपैरिजन करना पड़ेगा और एक
पॉसिबल हो सके इतनी क्लोजेस्ट एक्यूरेसी अचीव करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। सो सम यूनिट्स इन फिजिकल फॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड टू बी क्लोजेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी अचीवेबल विद द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मेथड यूजिंग दिस स्टैंडर्ड। तो मैंने आपको बताया अगर आपको कुछ नया यूनिट बनाना है तो आप किससे कंपेयर करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, और क्लोजेस्ट एक्यूरेसी पाने की कोशिश करेंगे। नाउ ये जो नई स्टैंडर्ड यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो रेगुलरली ऑब्जर्व होती है, यानी रेगुलरली आपकी मॉनिटर्ड होती है। किससे? एब्सोल्यूट मेजरमेंट से, एब्सोल्यूट मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। However, international units have become superfluous due to improvement in absolute measurement and accuracy, and now replaced by absolute unit as a wire resistance standard. जैसे एग्जांपल में हम करंट की जो भी मेजरमेंट वैल्यू लेते हैं वो एम्पियर में लेते हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपकी करंट की मेजरमेंट आपकी एम्पियर में ही होगी। वो कैसे होती है कि एम्पियर आपका कब इंटरनेशनल आया, इंटरनेशनल मार्केट में कब आया? 1948 में। तो उसका मतलब क्या है कि करंट एक आपकी एब्सोल्यूट यूनिट है। एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब क्या है कि आपकी जो भी अदर आपकी जो क्वांटिटी है तो वो आपकी अदर आपकी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, करंट रिलेटेड जो भी क्वांटिटी है तो वो क्वांटिटी आपके एम्पियर से मिलके, यानी जो भी आपका यूनिट बनेगा वो एम्पियर से मिलके बनेगा। तो उसी यूनिट को हम एब्सोल्यूट यूनिट कहते हैं। तो यूनिट एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब क्या है कि ये जो करंट है आपका वो बैलेंस करंट है और दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में एक फोर्स लग रहा है। ओके, तो द रिलेशन between force and current that produces force can be calculated from the concept of electromagnetic field theory। ये कुछ आपका ठीक है, काम का इतना है नहीं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है आपका? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपके एक एग्रीमेंट हुआ है दुनिया के जितने भी देश हैं उनके बीच में इंटरनेशनली, जो आपके प्रिजर्व्ड हैं, मतलब ये जितने भी यूनिट्स हैं आपके वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपके सेम रहेंगे। तो उनको कहाँ प्रिजर्व किया गया है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में। तो उनमें से कुछ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है, कुछ फिजिकल फॉर्म ऐसे होते हैं जिनको क्लोजेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ अचीव किया जाता है। कहाँ पे, कहाँ, कैसे? साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मेथड यूज करके, यूजिंग दिस स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड के साथ ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रूव हुए हैं उनके साथ यूज करके उन अदर आपकी जो कोई क्वांटिटी है उसका फिजिकल फॉर्म आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये जो आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसे रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। कैसे? एब्सोल्यूट मेजरमेंट के साथ कंपेयर करके, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे करंट हो गया। ओके, तो करंट का एग्जाम्पल दे चुके हैं हम। नाउ सेकंड इज प्राइमरी स्टैंडर्ड। सो व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड? सो प्राइमरी स्टैंडर्ड आर high accurate absolute standard and are used as ultimate reference standards which are maintained by national standard laboratories in a various countries of world। जैसे एक एग्जांपल है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इन वॉशिंगटन। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है? एक हाईली एक्यूरेट एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है जो हमारा यूज कहाँ होता है? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड के तौर पे यूज होता है। तो जिसको मेंटेन कौन करता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड को मेंटेन कौन करता है? प्राइमरी नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज होती है हर देश के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर आपकी नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज होती है। तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इन वॉशिंगटन। This standard must be highly stable, whose value
should very small as possible over a long period of time. तो इसका मतलब क्या है? सॉरी, लॉन्ग पीरियड मतलब आपका लंबे टाइम के बाद आपकी जो ये हाईली स्टेबल वैल्यूज है वो उसमें जो चेंजेस है वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तभी हम उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड में कंसिडर कर सकते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट जैसे आपकी डिराइव्ड इलेक्ट्रिकल हो गई या मैकेनिकल यूनिट्स हो गई, तो उनको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके टाइम टू टाइम आपका जैसे लंबा समय निकल गया उसके बाद भी उसकी जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू में बहुत ही मामूली, बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, इसलिए हम उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है, जैसे आपकी कोई फंडामेंटल यूनिट हो गई, जैसे एम्पियर है आपका, वोल्टेज है आपका, कैपेसिटेंस का आपका फैराड है, हेनरी है, तो ये सारी फंडामेंटल यूनिट्स है। और कुछ डिराइव्ड इलेक्ट्रिकल होती है और कुछ मैकेनिकल डिराइव्ड यूनिट्स होती है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। और कैलिब्रेट कैसे करेंगे हम? एब्सोल्यूट मेजरमेंट से इंडिपेंडेंटली। अलग अलग नेशनल लेबोरेटरीज में आपका ये चीज रखी होती है। नाउ प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज कैसे, मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड का कैसे यूज करेंगे हम? प्राइमरी स्टैंडर्ड का हम यूज कंपैरिजन में करेंगे, यानी कि किसी और, जैसे समझ लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो वो एक्सपेरिमेंट का जैसे आपने कोई करंट मेजर किया, तो वो करंट मेजर का वैल्यू इतनी है, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि एब्सोल्यूट है कि नहीं है? तो हमारे पास एक प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये करंट की वैल्यू इतनी है। तो द रिजल्ट ऑफ दिस मेजरमेंट आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर। तो ये एक रिजल्ट हो गया, यानी कि मेन फंक्शन क्या है प्राइमरी स्टैंडर्ड का? वेरीफाई करना और कैलिब्रेट करवाना। कैलिब्रेट करना किसका? सेकेंडरी स्टैंडर्ड का। तो हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड देख लिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देख लिया, अब हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड देखेंगे। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल मेजरमेंट लेबोरेटरीज which as a reference standard for a high accuracy component and equipment। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्यों कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्रियल मेजरमेंट लेबोरेटरीज में यूज होता है। क्यों होता है? एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड हाई एक्यूरेसी कंपोनेंट और इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए, और वेरीफाइंग द एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए। किसके? वर्किंग स्टैंडर्ड के वेरीफाइड। ओके। तो इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी क्या करती है? इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन करना है, और जो उसका कैलिब्रेट है उसे भी मेंटेन करना है, ताकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड का हम यूज कर सके हाई एक्यूरेसी कंपोनेंट और इक्विपमेंट के कैलिब्रेटिंग के लिए। जैसे नेशनल इसके अलावा क्या होता है कि नेशनल आपकी जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज होती है वो पीरियडिकली आपके जो भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, जो भी आपका कैलिब्रेशन है, उसे कंपेयर करती है प्राइमरी स्टैंडर्ड से, और वापस इंडस्ट्री को बेचती है और उसका सर्टिफिकेट भी बनाती है, और सर्टिफिकेशन इश्यू करती है इंडस्ट्री को कि आपका जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है जो आपने बनाया है प्राइमरी स्टैंडर्ड से, वो आपका एक्यूरेट है। ओके। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड में इतना ही था। अब हम देखेंगे वर्किंग स्टैंडर्ड। वर्किंग स्टैंडर्ड क्या है? वर्किंग स्टैंडर्ड आपका एक इंपॉर्टेंट टूल है मेजरमेंट में, यानी लेबोरेटरी में, जो यूज होता है चेक करने के लिए और कैलिब्रेट करने के लिए। जो भी आपके जनरल लेबोरेटरी वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे है कि वर्किंग स्टैंडर्ड आर इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड इन मेजरमेंट इन लेबोरेटरीज विच आर
to check and calibrate the general laboratory instrument for performance and accuracy। जैसे आपका स्टैंडर्ड रजिस्टर है, कोई इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो वो एक वर्किंग स्टैंडर्ड है जो यूज होता है किसके, मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है तो रजिस्टर बनाएगा, या तो इंडक्टर बनाएगा या तो कैपेसिटर बनाएगा। तो जो भी इक्विपमेंट वो बनाएगा तो उसको हाईली आपका एक्यूरेट होना चाहिए। तो वो कंपेयर किसके साथ करेगा, वो कंपेयर करेगा आपका वर्किंग स्टैंडर्ड के साथ। वर्किंग स्टैंडर्ड आपका कहाँ से बना होगा, वो बना होगा सेकेंडरी में, और सेकेंडरी कहाँ से कंपेयर हुआ होगा, वो होगा प्राइमरी से कंपेयर हुआ होगा। तो हमारा जो ये स्टैंडर्ड रजिस्टर है, आपका इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो वो मैन्युफैक्चरर उसके साथ कंपेयर करके बाकी के इक्विपमेंट बनाएगा। जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है अगर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का है, तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कैसे मेड होता है, तो वो वेरी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला जो भी आपका मटेरियल होगा, जैसे आपका मैंगनीन हो गया, और आपको जो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसकी रेंज क्या होगी, 0.01 ओम से 1 मेगा ओम तक। एक्यूरेसी रेंज क्या रहेगी, एक्यूरेसी रेंज रहेगी आपकी 0.01% से 0.1% प्लस और माइनस। ऐसे ही आपका जो भी इंडक्टेंस होगा उसकी रेंज क्या रहेगी, 100 माइक्रो हेनरी से 10 हेनरी तक, और एक्यूरेसी क्या रहेगी उसकी प्लस और माइनस 0.1%, यानी ऊपर नीचे प्लस और माइनस 0.1 तक का परसेंटेज का आप वेरी कर सकते हैं। जबकि आपका कैपेसिटेंस होगा उसकी रेंज होगी आपकी 0.001 माइक्रोफेराड से 1 माइक्रोफेराड तक, और उसकी एक्यूरेसी होगी प्लस और माइनस 0.02%। ओके, तो ये था हमारा वर्किंग स्टैंडर्ड। तो हमने देखा आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, देन सेकेंडरी स्टैंडर्ड, एंड देन वर्किंग स्टैंडर्ड। अब कुछ एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारा मास लेंथ एंड वॉल्यूम स्टैंडर्ड हो गया, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्टैंडर्ड हो गया। उसमें कुछ आपके कैसे आप लोग स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, तो कुछ आपके चेक करने के आपके पैरामीटर्स भी दे रखे हैं, कुछ आपके इक्विपमेंट भी दे रखे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ओके, और सबसे मेन हमारा रहेगा IEEE स्टैंडर्ड। तो पहले हम IEEE स्टैंडर्ड देख लेते हैं कि IEEE स्टैंडर्ड क्या है। अरे IEEE स्टैंडर्ड देख लेते हैं। ओके, तो IEEE क्या है, पहले तो IEEE है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है उसका। तो ये IEEE स्टैंडर्ड कोई भी, जैसे आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब भी आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, यानी कुछ अगर समझिए आपकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप, जैसे वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रेजिस्टेंस जो है उसको स्टैंडर्डाइज कौन करेगा, वो करेगी IEEE। ओके, तो उसका फुल फॉर्म रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। कुछ भी स्टैंडर्ड, कुछ भी जैसे पैरामीटर रहता है, जैसे आपका घर में आप वायरिंग कर रहे हैं, तो जो वायर आप यूज कर रहे हैं, ओके, तो वो जो वायर आप यूज कर रहे हैं कितने गेज का है, कितने टन, कितना पॉइंट, कितना परसेंटेज उसमें कॉपर है, कितना परसेंटेज उसमें एल्यूमिनियम है, या फिर जो आपके इंसुलेशन यूज हो रहा है वो कितने कैसा यूज हो रहा है, तो उसको स्टैंडर्डाइज कौन करेगा, वो करेगी IEEE। तो सम स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, डेफिनेशंस होती है, और एक नोमेनक्लेचर होता है, जिसे हम सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके साथ कंपेयर करके बनाते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी IEEE स्टैंडर्ड कंट्रोल्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रंट पैनल्स फॉर टेस्ट एंड मेजरिंग प्रोसीजर एंड फॉर इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर एंड इंस्टॉलेशन इन पर्टिकुलर सिचुएशन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया, आप वायरिंग कर रहे हैं, तो वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें कितने गेज का आप
अगर इतना करंट आपका टोटल लोड है आपका घर का, तो आपका कितने गेज का आपको वायर चाहिए, उसका इंसुलेशन कैसा है और वायर में कितना परसेंट कॉपर है या फिर कितना परसेंट आपका एल्यूमिनियम है। तो ये जितनी भी प्रोसीजर है वो कौन डिसाइड करेगा, वो IEEE डिसाइड करता है, यानी उसको स्टैंडर्डाइज IEEE करता है। This standard defines certain standard test method for the evaluation. Some standards are meant to specify test equipment that each manufacturer must adopt. तो उसमें से जैसे कुछ स्टैंडर्ड हैं आपके, तो वो जैसे आप कुछ टेस्ट इक्विपमेंट कर रहे हैं, जैसे आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपने ओपन की, तो आप जैसे वायरिंग, अगर समझ लीजिए आप वायर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका वायर जो है वो आपको कितने गेज का बनाना है, कहाँ पे आपको यूज करना है, यानी हाउस होल्ड में आपको यूज करना है कि बड़ी इंडस्ट्रीज में आपको यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वायर की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो वो सब जो आप मैन्युफैक्चर करेंगे उनको किससे कंपेयर करेंगे, आप एक टेस्ट इक्विपमेंट से स्पेसिफाई करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे। तो वो जो टेस्ट इक्विपमेंट होता है वो सारे ही मैन्युफैक्चर को एडॉप्ट करना कंपलसरी होता है। ओके, जैसे आपका कॉमन आपका इक्विपमेंट ले लीजिए, लेबोरेटरी ऑसिलोस्कोप। ओके, तो there are other standards as well that concern the safety and wiring for ships, industrial buildings, power plants and many more applications. The standard voltage and current rating have been specified so that when any component is to be changed, it can be changed without any damage. IEEE स्टैंडर्ड का मतलब आप जो अगर स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉलो करने पे आपको क्या होगा कि जो अगर आप समझ लीजिए कि जैसे कुछ वोल्टेज आपके और करंट रेटिंग आपके पहले से ही स्पेसिफाइड है, तो जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप चेंज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके वोल्टेज और करंट रेटिंग आपके चेंज होते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो बिना डैमेज आपका चेंज आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका जैसे आप समझ लीजिए कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस का जो भी सिंबल होता है तो वो पहले से डिसाइड होता है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको सब वो सिंबल को रेजिस्टेंस ही कहेंगे। कैपेसिटर होता है तो उसका कैपेसिटर ही कहेंगे, इंडक्टर होता है तो उसका सिंबल इंडक्टर ही ऑल ओवर द वर्ल्ड कहा जाएगा। तो वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है IEEE, ताकि जब भी कोई इंजीनियर आपका किसी भी डायग्राम बनाए, जैसे बड़े बड़े आप देख लीजिए, आप बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, तो उसके अंदर जो वायरिंग होता है तो उसकी एक प्रॉपर डायग्राम बनती है, और वो डायग्राम बहुत ही बहुत ही संभाल के रखी जाती है। जैसे आपका प्लानिंग होता है, इलेक्ट्रिकल प्लानिंग भी वैसे ही होता है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल प्लानिंग है, जो आपका जैसे आपका यूज हुआ, रेजिस्टेंस यूज हुआ तो रेजिस्टेंस का सिंबल होगा। ओके, तो वो सब डायग्राम बनते हैं। वो डायग्राम को दूसरा इंजीनियर कैसे समझ पाता है कि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका इंडक्टिव लोड यूज हो रहा है, यहाँ पे आपका MCB लगी हुई है, तो यहाँ पे आपका फैन है, यहाँ पे आपका स्विच है। तो वो सब क्यों समझ पाता है, क्योंकि इनके जो सिंबल है, रेजिस्टेंस का सिंबल है, फिर कैपेसिटेंस का सिंबल है, फिर आपका स्विच का सिंबल है, फैन का कुछ सिंबल है, तो वो पहले से ही IEEE के द्वारा पहले से ही स्टैंडर्डाइज होता है। इसीलिए जो ये आपके जो भी मैप बनता है, जो भी डायग्राम बनता है, वो दूसरे इंजीनियर्स भी समझ सकते हैं। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट IEEE स्टैंडर्ड इज standard hardware for interfacing and laboratory test equipment to computer for monitoring and control purposes. ओके, तो ये था आपका IEEE स्टैंडर्ड्स। अब हम थोड़ा देख लेते हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड
आइए देख लेते हैं। पहले हम इलेक्ट्रिकल साइड से कुछ इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स भी देख लेते हैं। जैसे आपका रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड हो गया, देन आपका वोल्टेज स्टैंडर्ड हो गया, देन आपका कैपेसिटेंस स्टैंडर्ड हो गया, देन आपका इंडक्टेंस स्टैंडर्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिकल साइड से हमें इतने स्टैंडर्ड पता होने चाहिए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप देख लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा ले लीजिए। तो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड की जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस, जैसे फर्स्ट है आपका रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड, तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? ओम। ये तो सबको पता ही है, ओम। तो ओम को डिफाइन कैसे करते हैं? ओम को ओम को वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे आप लेंथ, जैसे आप फंडामेंटल यूनिट लेंथ, मास और टाइम को डिफाइन करते हैं, वैसे ही ओम को हम लोग डिफाइन करेंगे। ओके, तो कुछ आपके प्राइमरी रेजिस्टेंस के कुछ ग्रुप होते हैं जो कि आपके नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज में भी होते हैं और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में भी होते हैं। तो वो प्राइमरी रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड आपके प्रिजर्व रहते हैं यहाँ पे। और आपको जब भी किसी इक्विपमेंट, कोई भी स्टैंडर्ड दूसरा रेजिस्टेंस बनाना है तो आप उसे टेस्ट मेजरमेंट, जैसे आपको टेस्टिंग के लिए कोई इक्विपमेंट बनाना है तो आप टेस्ट इक्विपमेंट के लिए आप जो भी मटेरियल यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस आप उसका चेक करेंगे। तो वो रेजिस्टेंस आप कंपेयर करेंगे किससे? जो आपका नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज के अंदर है या फिर आपका जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स और मेजर्स के अंदर रखा हुआ है। ओके, और ये जो प्राइमरी रेजिस्टेंस है, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं, वो पीरियडिकली आपका चेक होता है, वेरीफाई होता है। कैसे वेरीफाई होता है? एब्सोल्यूट मेजरमेंट के द्वारा। ओके, जैसे आपका स्टैंडर्ड रजिस्टर आपका 1 ओम का है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल ऑफ वायर made from some alloy like manganese having a low temperature coefficient of resistance and high electrical resistivity. The atmospheric moisture causes change in resistance which can be prevented by mounting the resistance coil in double vaulted sealed container. ठीक है, तो जैसे वहां पे क्या होता है, जैसे कुछ समझ लीजिए कि आपका 1 ओम का रजिस्टर आपने बनाया जो आपका कॉइल के फॉर्म में, यानी वायर के कॉइल के फॉर्म में आपने रखा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे आपका वो आपका जो भी मटेरियल यूज हुआ वो मैंगनीज का यूज हुआ है, जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो है एकदम और इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी हाई है उसकी। लेकिन जैसे आपका एटमॉस्फेरिक चेंज हुआ, जैसे आपकी ठंडी हुई या बारिश हुई तो मॉइस्चर कंटेंट आपका एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। तो मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से क्या होगा कि आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं? तो जो आपकी कॉइल होती है, रेजिस्टेंस कॉइल होती है, उसे हम क्या करते हैं? डबल वॉल्ड सील कंटेनर में हम स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताई हुई है डबल वॉल्ड सील कंटेनर। तो जैसे यहाँ पे आपका सिल्वर शोल्डर होता है, ऊपर साइड एक कंटेनर होता है, जो रेजिस्टेंस वायर होता है आपका, वो इस कंटेनर में आपका कंटेनर में रखा जाता है। और उसके ऊपर का जो आपका कैप है वो एक हार्ड रबर का होता है, जैसे यहाँ पे डिसाइड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड रबर आपका टॉप रहेगा। और ऊपर की जो टर्मिनल होगी वो आपकी कॉपर की रही होगी। देन जो आपका ये जो आपका बाइंडिंग पोस्ट है, यानी ऊपर से आप उसे टाइट करेंगे, वो आपका कॉपर का बना हुआ रहेगा। तो ऐसे आपका जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है उसको डबल वॉल रेजिस्टेंस में हम उसे कवर रखते हैं ताकि जो भी एटमॉस्फेरिक उस पर इफेक्ट ना हो और रेजिस्टेंस उसका चेंज ना हो। ओके, अब इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। यूजुअली उसका क्या होता है कि मल्टीप्लाइज ऑफ 10 ओम फॉर सेकेंडरी एंड वर्किंग स्टैंडर्ड्स। Okay, the secondary standard registers are sometimes called transfer register, जिसका रेजिस्टेंस कॉइल आपकी
मॉइस्चर फ्री ऑयल में रखी होती है, और वो पॉलिएस्टर फिल्म ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, चलिए तो अब हम वोल्टेज स्टैंडर्ड देख लेते हैं। सो क्या हुआ, वोल्टेज स्टैंडर्ड कैसे डिसाइड हुआ? 1962 में आपका एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था जिसका नाम था ब्रायन जोसेफसन, ब्रायन नाम था उसका। उसने एक नया स्टैंडर्ड वोल्ट के लिए आपका इंट्रोड्यूस किया, इन विच voltage is developed across thin film junction which is then cooled and to nearly absolute zero and irradiated with microwave energy। तो हमारे वोल्टेज का कुछ एक्सप्रेस उसने इस तरीके से दिया कि V इज इक्वल टू एच एफ इंटू एच एफ डिवाइड बाई 2E। तो ये किसने प्रूव किया? ये प्रूव किया हमारे ब्रायन जोसेफसन ने, जहाँ पे एफ क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है किसकी? माइक्रोवेव रेडिएशन की, और एच आपका क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट कितना है हमारा? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और जो ई है वो चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो जिसकी वैल्यू पता है हमें 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। तो उसने एक ये वोल्टेज स्टैंडर्ड दिया। ओके तो ये इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है आपका वोल्ट, वो वेरी करता है ओनली विथ रेडिएटिंग फ्रीक्वेंसी, सो इट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी जो आपका वोल्टेज है वो वेरी करेगा कब? जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, किसी भी इरेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपकी वो चेंज होगी, तब आपका वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। ओके तो ये जो हमारा जैसे हमारा यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड है जो यूज होता है हमारा किसके लिए? वोल्टेज के लिए, जिसे हम स्टैंडर्ड सेल के, जिसे स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है, तो उसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो नाम है आपका वेस्टर्न सेल। इसमें क्या होगा आपका? दो इलेक्ट्रोड होंगे आपके। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होगा वो मरकरी से बना होगा, लेकिन जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा आपका वो कैडमियम एमालगम। यानी अमालगम का मतलब क्या है? अमालगम का मतलब ये है कि आपका जो पारा होता है, यानी Hg, जिसे आप पारा कहते हैं, उसको किसी मेटल के साथ मिला देते हैं जब, तो वो एक एमालगम बन जाता है। ओके एमालगम की डेफिनेशन यही है कि आपका जो भी पारा होता है उसको किसी आप मेटल के साथ मिला दीजिए तो वो एमालगम बन जाएगा। तो जो कैडमियम एमालगम है जिसमें 10% तक का कैडमियम होता है और 90% आपका Hg होता है, यानी पारा होता है। तो ये जो आपका कैडमियम सेकंड इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना, वो कैडमियम एमालगम है। अब उसे क्या करेंगे हम? कैडमियम सल्फेट के सॉल्यूशन में, वो जो सॉल्यूशन में उसे डुबो देंगे। ओके तो वो जो कैडमियम सल्फेट है वो आपका एज ए इलेक्ट्रोलाइट वर्क करेगा, और ये सारे जो कंपोनेंट हैं उसे हम एच शेप ग्लास के कंटेनर में हम रखेंगे, तो इसे हम वेस्टर्न सेल कहते हैं। ओके तो वेस्टर्न सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जो आपका मरकरी से बना होता है, और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जो आपका किससे बना होता है? कैडमियम एमालगम से, जिसमें 10% कैडमियम होता है। अब उसे एक आप इलेक्ट्रोलाइट में रखेंगे, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट किससे बना होगा? कैडमियम सल्फेट से। और ये जितना भी आपका जो भी कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट है, उसे हम एच शेप ग्लास कंटेनर में रखेंगे। ठीक है और वेस्टर्न सेल है वो हमारा दो टाइप में कैटेगराइज होता है। एक आपका होता है सैचुरेटेड सेल और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड सेल। तो जो सैचुरेटेड सेल होता है उसे हम नॉर्मल वेस्टर्न सेल भी कहते हैं। जो आपका एक उसमें क्या होता है, नॉर्मल वेस्टर्न सेल में आपका इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो सैचुरेटेड टेम्परेचर पे आपको कवर किया जाता है। ओके यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, ये जो आपका नॉर्मल सेल है वेस्टर्न सैचुरेटेड सेल, तो उसमें क्या है, ये देखिए, ये आपका मर्क्यूरी है। ओके ये आपका मर्क्यूरियस सल्फेट है,
और ये आपका क्रिस्टल है, कैडमियम सल्फेट क्रिस्टल। तो ये H टाइप की वेसल है आपकी, दिख रहा है आपको, ये आपको H टाइप का दिख रहा है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे कैडमियम मर्क्यूरी अमालगम को रखेंगे यहाँ साइड, इधर साइड यानी, और उसको कैडमियम सल्फेट क्रिस्टल यानी कैडमियम सल्फेट जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा उससे कवर कर देंगे। देन उसको किस में रखेंगे, कैडमियम सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, इस टाइप में। ओके, तो ये आपका एक हो गया नॉर्मल वेस्टर्न सेल। ओके, सो द वोल्टेज वेरिएशन इन सैचुरेटेड सेल इज approximately -40 microvolt per 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इतनी जानकारी ठीक है, बहुत है। अब सेकंड टाइप भी है इसका, अनसैचुरेटेड सेल का भी, लेकिन हमें जानना इतना जरूरी नहीं है जितना हमें नॉर्मल वेस्टर्न सेल जानना जरूरी है। ओके, तो हम जो भी आपका यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज होगा, ये आपका जो वोल्टेज चेंज होगा वो आपका -40 माइक्रोवोल्ट चेंज होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, जब भी आपको इजाफा या फिर कमी होगी। ओके, तो ये आपका था वोल्टेज स्टैंडर्ड। अब कैपेसिटेंस स्टैंडर्ड देख लेते हैं, एंड देन हमारा इंडक्टेंस स्टैंडर्ड। ओके, तो ऐसा यूनिट तो सबको पता ही है, ऐसा यूनिट आपकी होती है कैपेसिटेंस की फैराड। जो हम कैसे मेजर करते हैं, मैक्सवेल के डीसी कम्यूटेटेड ब्रिज से हम कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये जो आपका ब्रिज दे रखा है आपको, ये आपका एक आपका कम्यूटेटेड डीसी ब्रिज है, मैक्सवेल ब्रिज जिसे हम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके 4 रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, एंड आपका उसमें से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। देन जो आपका अननोन कैपेसिटेंस है वो C यहाँ पे हम रखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस होती है वो यहाँ पे एक्यूरेटली आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कैपेसिटेंस आपका जो भी आपका मेजर होगा यहाँ पे कैपेसिटेंस, वो आपका हाईली एक्यूरेसी के साथ आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि रजिस्टिव ब्रिज जो आम होता है डीसी कम्यूटेटेड ब्रिज का, जहाँ पे कैपेसिटर आपका पहले से ही चार्ज होता है, ओके, तो उसे हम डिस्चार्ज करते हैं किससे, रेजिस्टेंस R थ्रू, यानी यहाँ पे R दिखा रखा है आपको, ये R थ्रू हम इस कैपेसिटेंस को डिस्चार्ज करते हैं और ब्रिज को बैलेंस करते हैं बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ R3 की वैल्यू हम एडजस्ट करके ये ब्रिज को हम बैलेंस करते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर में जो हमारा रीडिंग आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, इसी को हम बैलेंस कहते हैं। ओके, तो उस टाइम पे जब भी आपका रेजिस्टेंस की आपकी जो वैल्यू आएगी वो कैपेसिटेंस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर के स्टैंडर्ड को हम मेजर कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कैपेसिटर होता है वो आपका मेटल प्लेट से बना होता है। एयर को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड कैपेसिटर है वो कहाँ यूज होता है, सेकेंडरी और वर्किंग स्टैंडर्ड को कैलिब्रेट करने में यूज होता है। कौन यूज करता है उसे, इंडस्ट्री की यूजर्स, या फिर आपके जो मेजरमेंट की लेबोरेटरीज है, या फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो आपके कैपेसिटेंस स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। ओके, अब इंडक्टेंस स्टैंडर्ड, ऐसा यूनिट सबको पता है इंडक्टेंस की क्या होती है, ऐसा यूनिट आपकी हेनरी, तो उसे हम H से डिनोट करते हैं, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। सो इंडक्टेंस होती है आपकी डिमेंशन लेस होती है। ओके, तो यहाँ पे जो इंडक्टेंस है आपका, यानी जो आपका, जैसे आप इंडक्टेंस 2 टाइप के होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है आपका और एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है। वो दोनों की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, उनके फिजिकल डिमेंशन पे, और
नंबर ऑफ टर्न्स पे, जितने टर्न्स का आप वायर यूज कर रहे हैं उस पे। ओके, सो इंडक्टेंस स्टैंडर्ड इज सो चूजन दैट द मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द इंडक्टर should have dimensions that do not change with time, temperature and humidity। तो क्या है कि आपका जो इंडक्टेंस स्टैंडर्ड है वो ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए ताकि उसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ और ह्यूमिडिटी के साथ चेंज ना हो। और इंडक्टेंस ऑल्सो शुड नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, and inductor are made of air core coil instead of ferromagnetic material। ओके, तो इजी ऐसे तो कुछ है नहीं। प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है उससे और म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, तो वो नेशनल लेबोरेटरीज के द्वारा कैसे हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैम्पबेल स्टैंडर्ड। ओके, तो इंडक्टेंस स्टैंडर्ड के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं? कैम्पबेल स्टैंडर्ड। तो उसकी फिगर यहाँ पे दे रखी है आपको, कैम्पबेल प्राइमरी स्टैंडर्ड। उसमें क्या होता है कि आपकी 4 कॉइल होती है, उसमें से आपकी एक होती है दो प्राइमरी कॉइल होती है आपकी, और 2 आपकी सेकेंडरी कॉइल होती है। ये रही आपकी सेकेंडरी कॉइल, ये वाली सेकेंडरी कॉइल एंड देन आपकी ये वाली सेकेंडरी कॉइल। 2 टाइप की आपकी सेकेंडरी कॉइल होती है। सिंगल लेयर प्राइमरी कॉइल वो तो हम बात कर चुके हैं। ये उसके कुछ क्या बोलते हैं, उसके कुछ गुण हैं। यानी जो आपका मार्बल होता है, जो यहाँ पे सिलेंडर ऑफ मार्बल आपका यूज किया होता है, वो परफेक्ट इंसुलेटर होता है आपका, नॉन मैग्नेटिक होता है, लो टेम्परेचर को एफिशिएंट वाला होता है ताकि थर्मल एक्सपांसन ना हो, यानी लो थर्मल एक्सपांसन हो। और सबसे मेन है आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन से ये अनअफेक्ट रहता है, सस्ता भी है और उसके साथ काम करना भी इजी है। सो द प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स which is then connected in series and separated from each other with the distance equal to the 3 times the axial length of the coil। यहाँ पे दे ही रखा है आपको, एक दूसरे से सेपरेट होती है। कितना दूर होती है? 3 टाइम्स दूर होती है, 3 टाइम दूर होती है आपके एक्सियल लेंथ से, एक दूसरे से सेपरेट होती है। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी स्टैंडर्ड वायर का जो इंडक्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? कैम्पबेल प्राइमरी स्टैंडर्ड से। ओके, तो आज स्टैंडर्ड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नाउ आगे हम मेजरमेंट की एरर तो हम लोग पहले फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, तो उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, जैसे मीन हो गया आपका, यानी ये स्टैंडर्ड हम कैसे निकालते हैं। कुछ उसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे, यानी उसमें कुछ एग्जांपल्स आएंगे, कुछ आपको डेटा दे रखा होगा, तो आपको उससे आपको क्या करना है, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। तो नेक्स्ट